हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन की मुलाकात ट्रोल क्लैन के कल्टीवेटर के साथ होती है जिसका नाम ची हाओ था और वो वांग लिन को कुछ सेलेस्टियल ट्रायर की तलाश के लिए अपने साथ रेन फायरी लैंड के अंदर चलने की ऑफर देता है, जिसपे वांग लिन फिलहाल के लिए तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। जो देखकर ची हाओ उसे वहाँ पे गेट स्लिप देते हुए कहता है कि अगर बाद में तुम्हारा वहाँ पे मेरे साथ आने का प्लान बन जाता है तो तुम मेरी बताई हुई इस लोकेशन पे आ जाना। और ये कहते हुए ची हाओ वहाँ से चला गया था, जबकि वांग लिन तो मास्टर शिन भाई की ट्रायर की तलाश में निकल चुका था, जो कि उसे टाइगर माउंटेन में मिलता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि गोड शूटिंग चैरियट था, जिसे सबसे ज्यादा खास बनाते थे डिवाइन हॉर्न वाले थंडर बीस्ट। लेकिन क्योंकि अभी वांग लिन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वो उन डिवाइन हॉर्न वाले थंडर बीस्ट को कंट्रोल कर सके, इसलिए वांग लिन ने वहां पे अपनी ड्यूअल कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डीप स्लीप में भेज दिया था और खुद वहां पे अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो ची हाओ की बताई हुई लोकेशन की तरफ रवाना हो चुका था, क्योंकि अब लिन फेंग को कुछ भी करके अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना था। और इसमें रेन फायरी लैंड के अंदर मौजूद एक जेट कोफिन वांग लिन की काफी ज्यादा मदद कर सकता था। लेकिन जब वांग लिन वहां पे पहुंचता है तो वहां पे ची हाओ ने रेड बटरफ्लाई को भी इनवाइट किया हुआ था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां जैसे रेड बटरफ्लाई की नजर उस टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ जाती है तो उसे वहां पे अपने सामने वांग लिन दिखाई देता है, जिसे देखकर रेड बटरफ्लाई वहां पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तो ये तुम हो। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई ने अचानक से ही वहां पे अपनी आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल दिया था, जिसे डॉज करते हुए वांग लिन भी ऊपर हवा में आ चुका था। हालांकि बेचारा बरदा ची हाओ उसे वहां पे रोकना चाहता था, पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि रेड बटरफ्लाई ने तो वहां पे बहुत ही अग्रेसिवली दोबारा वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे खुद को बचाने के लिए वांग लिन भी वहां पे अपने थंडर फ्रो को बाहर निकाल चुका था, जिसने वहां पे अपने मुंह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक करते हुए रेड बटरफ्लाई के अटैक को वहां पे बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर रेड बटरफ्लाई वहां पे इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसने वहां पे वांग लिन का मुकाबला करने के लिए अपने आइस एंड स्नो स्टैचू को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। अब ये देखकर वांग लिन ने भी वहां पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहां पे उस आइस स्नो स्टैचू का मुकाबला करने के लिए अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लिया था। पर जैसे ही उन दोनों के ये खतरनाक अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई का स्नो स्टैचू वहां पे वांग लिन के स्पिरिचुअल ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ रहा था। और जैसे ही वांग लिन का स्पिरिचुअल ड्रैगन वहां पे डिस्ट्रॉय होता है तो वांग लिन को वहां पे थोड़ी इंटरनल इंजरीज भी हो जाती हैं, जबकि रेड बटरफ्लाई का मन तो अभी तक भी नहीं भरा था। वो गुस्से से वहां पे चिल्लाते हुए वांग लिन से कहती है, आज मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से बचकर कहाँ भाग पाते हो। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई ने वहां पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी आइस डोमेन फील्ड को वहां पे चारों तरफ फैला दिया था, जिसने देखते ही देखते वांग लिन के चारों तरफ वहां पे एक ट्रैप बैरियर का रूप ले लिया था। असल में रेड बटरफ्लाई इस बार वांग लिन को वहां से भागने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार भी वांग लिन उसे चकमा देते हुए भाग निकला था, पर इस बार रेड बटरफ्लाई ने भी वांग लिन को वहां पे ट्रैप करने का पूरा इंतजाम कर दिया था। अब ये देखकर वांग लिन भी वहां पे समझ चुका था कि अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। अगर उसे यहाँ पे खुद को बचाना है तो उसे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट करनी होगी, क्योंकि रेड बटरफ्लाई की ना सिर्फ कल्टीवेशन वांग लिन से बहुत ज्यादा हाई थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसका किलिंग इंटेंट और अभी वांग लिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। और इसीलिए वांग लिन ने वहां भी उसका मुकाबला करने के लिए जल्दी से अपनी वार्निंग सोल्स के साथ साथ अपने फॉरबिडन फ्लैग को भी बाहर निकाल लिया था। और ये सब करने के साथ साथ वांग लिन आज अपने फॉरबिडन फ्लैग की एक नई टेक्निक को इस्तेमाल करने जा रहा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांग लिन वहां पे अपने फॉरबिडन फ्लैग से एक फॉरबिडन स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहां पे रेड बटरफ्लाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। क्योंकि वांग लिन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे यहाँ पे रेड बटरफ्लाई को हराना है तो उसे यहाँ पे होल्ड बैक ना करते हुए रेड बटरफ्लाई के ऊपर जानलेवा हमला करना होगा। और वांग लिन के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर तो ची हाओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये लड़का तो अभी जस्ट सोल फॉर्मेशन रियल के अर्ली स्टेज पे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को कैसे क्रिएट कर पा रहा है। वाकई इस लड़के में कोई तो खास बात है। जबकि वांग लिन के फॉरबिडन स्पीयर को अपनी तरफ आते हुए देखकर रेड बटरफ्लाई भी अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पीयर क्रिएट कर लेती है और उसकी मदद से वहाँ पे वांग लिन के फॉरबिडन स्पीयर का मुकाबला करने लगी थी, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से उसके दिमाग के साथ खेलते हुए कहता है, तुम्हारी जैसी मतलबी इंसान तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। तुम कभी भी स्नोलैंड से वफादार नहीं थी, तुमने बस अपने मतलब के लिए और खुद को ताकतवर बनाने के लिए चारों फ्रिक्शंस को डिस्ट्रॉय किया था। असल में पिछली बार वांग लिन की ये चाल कामयाब हो गई थी, तो इसलिए वांग लिन उसे इस बार भी इमोशनली टॉर्चर कर रहा था। और वांग लिन की ये सारी बातें हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर डाल रही थी। उसका दिल वहाँ पे एक बार फिर से अनस्टेबल होने लगा था और उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी होने लगे थे, जिसके चलते वो अपना पूरा फोकस अपनी फाइट के ऊपर नहीं लगा पा रही थी। और इसीलिए वांग लिन का फॉरबिडन फ्लैग वहाँ पे उसके हर एक अटैक को चीरते हुए वहाँ पे धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा था, पर वांग लिन का फॉरबिडन स्पीयर उसे वहाँ पे हिट कर पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने जल्दी से वहाँ पे अपने आखिरी ट्रायर को भी समन कर लिया था। वो ट्रायर दिखने में फ्लेम लोटस की तरह दिखाई दे रहा था, जिसकी सिर्फ एक ही पुंगड़ी का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ वांग लिन के फॉरबिडन स्पीयर को रोकते हुए उसे वहाँ पे
पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर तो वांगलिन भी अपने मन ही मन में हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई है। मैंने इसके ऊपर अपने हर एक अटैक से हमला करने की कोशिश की, इवन इसे इमोशनली तौर पर भी टॉर्चर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़की यहाँ पे अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए वांगलिन से कहती है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे मेरा ये डिवाइन ट्रायर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है, पर अफसोस इसी के साथ साथ तुम पहले भी ऐसे इंसान बनने वाले हो जो कि आज मेरे इस डिवाइन ट्रायर के अटैक से मरेगा। और ये क्या रेड बटरफ्लाई वहाँ पे अपने उस डिवाइन ट्रायर का इस्तेमाल करते हुए एक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगी थी, पर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे दोबारा वांगलिन के ऊपर अटैक कर पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि ब्रदर चीहाओ जल्दी से वहाँ पे जंप करते हुए उन दोनों के बीच में आ गया था, और चीहाओ वहाँ पे उन दोनों को ही शांत करवाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे इस तरह से आपस में फाइट नहीं कर सकते, मैंने ही तुम दोनों को यहाँ पे इन्वाइट किया था, और अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी होगी, तो प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ। जिस पे वांगलिन उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हें शांत करवाना है तो इस लड़की को शांत करवाओ, क्योंकि यहाँ पे फाइट स्टार्ट करने वाला मैं नहीं बल्कि ये लड़की थी। जबकि हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई तो वहाँ पे चीहाओ की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, वो उल्टा वहाँ पे चीहाओ के ऊपर ही भड़कते हुए उससे कहती है, तुम साइड पे हट जाओ, तुम्हारा इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना होना कि मैं गुस्से में यहाँ पे तुम्हें ही खत्म कर दूं। अब रेड बटरफ्लाई की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ब्रदर चीहाओ को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। हालांकि उसकी तो इस सब में कोई गलती भी नहीं थी, पर उसके बावजूद भी उसे वहाँ पे खामखा ही धमकी मिल चुकी थी। इसलिए ब्रदर चीहाओ गुस्से से वहाँ पे अपनी डिवाइन सोल फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पे शांत नहीं बैठने वाली तो मैं भी यहाँ पे शांत नहीं बैठूंगा। ब्रदर ज़ेंगली को मैंने यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पे इन्वाइट किया था, और अगर तुम यहाँ पे मेरी बात ना मानते हुए ब्रदर ज़ेंगली के ऊपर अटैक करती हो तो ये मेरे ऊपर अटैक करने के बराबर होगा। इसलिए मैं भी यहाँ पे ब्रदर ज़ेंगली का ही साथ दूंगा, और अगर तुम यहाँ पे फाइट के दौरान मर भी जाती हो तो मैं आगे का भी सारा मैटर संभाल लूंगा। अब ब्रदर चीहाओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वांगलिन को भी थोड़ा समय मिल चुका था, इसलिए वांगलिन भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन करने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से तो हम देखते हैं कि आसपास का पूरा मौसम ही वहाँ पे चेंज होने लगा था। और जब रेड बटरफ्लाई वहाँ पे ब्रदर चीहाओ को भी अपने खिलाफ जाते हुए देखती है तो वो वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाती है, और इसी बीच उसकी नजर वहाँ पे वांगलिन के ऊपर भी पड़ती है, जो कि वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी समन कर चुका था। और अब अगर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला करती तो वो दोनों वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसके साथ फाइट बैक करते हुए उसकी जान ले सकते थे। अब ये सब देखकर रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे शांत होने में ही अपनी भलाई समझती है। वो शांत होकर वहाँ पे ब्रदर चीहाओ से कहती है, चीहाओ क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे इस लड़के की जान बख्श रही हूँ, पर मैं यहाँ पे तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ वो सेलेस्टियल जेड कॉफिन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अब रेड बटरफ्लाई की ये बात सुनकर वांगलिन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे हाथों से बच सकती हो? असल में वांगलिन उसे यहाँ पे अपने हेवनली ट्रिब्यूलेशन की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि अभी के लिए वांगलिन वहाँ पे अपने जिस खतरनाक अटैक को रेडी कर चुका था उससे रेड बटरफ्लाई भी खुद को वहाँ पे नहीं बचा सकती थी। और ऊपर से वांगलिन भी उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपनी इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के इस्तेमाल करते हुए इस पूरे के पूरे फ्रेगमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो फिर तुम तो भला इसके सामने क्या ही चीज हो। और रेड बटरफ्लाई भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वांगलिन वहाँ पे जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। अब ये देखकर चीहाओ वहाँ पे वांगलिन को भी शांत होने के लिए कहता है, और उससे कहता है, ब्रदर ज़ेंगली तुम चिंता मत करो, मैं सभी ट्रायल्स को हम तीनों में बराबर बराबर बांटूंगा, और अब से मैं ही इस ग्रुप का इंचार्ज रहूंगा ताकि तुम दोनों यहाँ पे आपस में फाइट ना कर सको। अब ब्रदर चीहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांगलिन भी अपने फॉरबिडन फ्लैग को वापस रखते हुए उससे कहता है, ओके ठीक है ब्रदर चीहाओ, क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं भी यहाँ पे शांत हो रहा हूँ, और वैसे ही मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करके ही यहाँ पे आया था, तो इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे वांगलिन को चैलेंज भी कर दिया था कि जब हम लोग वापस अपने प्लेनेट में जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी, जिसपे वांगलिन भी अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ वहाँ पे उसके चैलेंज को मान चुका था। और इसी बीच हमें रेन फायरीलैंड के अंदर एक पकोड़ा टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पागल टाइप का दीवाना रहता था। असल में उसकी बीवी को मारे हुए वहाँ पे काफी साल गुजर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पागलों की तरह अपनी बीवी को चाहता था, और इमोर्टल रियलम की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उसे अपनी बीवी की डेड बॉडी को जमान रखने की कोशिश करता था। हालांकि अब तक उसकी बीवी की डेड बॉडी को वहाँ पे गल सड़ जाना चाहिए था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा कोशिश के बाद अपनी बीवी की डेड बॉडी को बचा रखा था, और उसे पूरा दिन पागलों की तरह बातें करता रहता था, और रात को वहाँ पे उसके लिए इमोर्टल एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए निकल जाया करता था, और आज भी वो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम रेड बटरफ्लाई चीहाओ और वांगलिन को देखते हैं, जो कि दोनों वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के साथ उसके आइस फिनिक्स से होते हुए कोड रीजन में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और ये कोड रीजन वाला एरिया वही था जहाँ पे वो पागल दीवाना रहता था, और वो दोनों वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के साथ उड़कर इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये फ्रेगमेंट बाकी फ्रेगमेंट्स के मुकाबले में साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और अगर वो तीनों इंडिविजुअल उड़ते हुए वहाँ पे आगे बढ़ते तो उन तीनों की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो सकती थी। इसलिए वो दोनों वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के आर्टिफिशियल
आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर तो ब्रदर चियाओ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। इसलिए वो वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के आइस फिनिक्स की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये आइस फिनिक्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इतने दिनों तक लगातार हमें लेकर आगे बढ़ पा रहा है, पर क्या अब इसमें इतनी एनर्जी बची है कि हमें इस कोर रीजन वाले एरिया से बाहर निकाल सके। जिस पे रेड बटरफ्लाई उसे एटीट्यूड दिखाते हुए उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती, जो देखकर तो वांगलिन वहाँ पे ब्रदर चियाओ से सवाल करते हुए पूछता है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ इस फ्रेगमेंट में हमसे पहले भी तो काफी सारे लोग आ चुके होंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि वो ट्रेस कोई हमसे पहले ही ले जा चुका हो। जिस पे ब्रदर चियाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सेलेस्टियल ट्रेस जहाँ पे मौजूद है वो एरिया बहुत ही ज्यादा हिडन है। इवन तुम यहाँ पे ये देख ही चुके होगे कि ये फ्रेगमेंट बाकी आम फ्रेगमेंट्स की तरह नहीं दिखाई दे रहा। असल में यहाँ पे 3 से 4 फ्रेगमेंट्स आपस में ओवरलैप हो चुके हैं, यानी कि अभी हम जिस जगह पे मौजूद है ये 3 से 4 फ्रेगमेंट्स मिलकर बनाए गए हैं, और यही बात इस फ्रेगमेंट को बाकी सभी से यूनिक बनाती है। यहाँ पे नीचे इस एरिया में क्या क्या मौजूद है ये कोई भी नहीं जानता। अगर उस जगह के बारे में किसी को पता होता तो वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे भी जरूर से होता, और हम लोग भी डायरेक्ट टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे पहुंच सकते थे। हम लोगों को इस तरह से उड़कर वहाँ पे नहीं जाना पड़ता। अब चियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है कि वो सब तो ठीक है, अगर वो एरिया इतना ही ज्यादा हिडन है तो आखिर तुम्हारा एंसेस्टर वहाँ पे कैसे पहुंचा था। जिस पे चियाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये मेरे ट्रोल क्रैन के एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे मैं किसी को भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं तुम लोगों को वहाँ का रास्ता जरूर से बता सकता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इस कोर रीजन वाले एरिया को पार करेंगे तो हमें वहाँ पे एक वोट दिखाई देगा, जिसे पार करते ही हम फर्स्ट लेयर फ्रेगमेंट में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते हुए नीचे से हमें सेकंड लेयर के अंदर एंटर करना होगा। अब ब्रदर चियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे ब्रदर चियाओ के बताए हुए रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने लगती है, और इसी तरह काफी दिनों के सफर के बाद फाइनली वो लोग कोर रीजन वाले एरिया को पार कर चुके थे, और अब आगे वहाँ पे वॉइड एरिया की बारी थी, और वो भी काफी लंबा सफर होने वाला था। पर रेड बटरफ्लाई की स्पिरिचुअल एनर्जी तो वहाँ पे पूरी तरह से कंज्यूम हो चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ पे नीचे उतारते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से और आगे नहीं ले जा सकती, मेरा काम यहाँ पे पूरा हुआ, क्योंकि मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब आगे बढ़ने के लिए तुम दोनों को ही यहाँ पे कुछ करना होगा, और तब तक जितना ज्यादा हो सके मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश करती हूँ। और ये कहकर रेड बटरफ्लाई वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने में लग जाती है, जिसपे ब्रदर चियाओ वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, आगे के सफर की सारी जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कहते हुए ब्रदर चियाओ ने भी वहाँ पे अपने पास एक फ्लाइंग आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था, जबकि वांगलिन वहाँ पे रेड बटरफ्लाई को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हुई थी, और अगर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो भी चुकी थी तो ये यहाँ पे अपनी रिकवरी पिल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा से रिकवर कर सकती थी। असल में ये जानबूझकर मुझे यहाँ पे फंसाना चाहती थी, ताकि जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए तो ये इस मौके का फायदा उठाकर मेरे ऊपर अटैक करते हुए मेरी जान ले सके। ये लड़की तो वाकई मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक है। अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है तो मुझे जल्द से जल्द सोल फॉर्मेशन रियलम की मिडिल स्टेज में तो ब्रेक थ्रू करना ही होगा, क्योंकि सोल फॉर्मेशन रियलम की मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके इस्तेमाल करते हुए तब मैं रेड बटरफ्लाई को भी हरा पाऊंगा। पर अभी वांगलिन वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ब्रदर चियाओ वहाँ पे अपने फ्लाइंग आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि इतना ज्यादा कमाल का था कि उसे देखकर वांगलिन के साथ साथ रेड बटरफ्लाई भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। इवन वांगलिन तो उसे देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो ट्रोल क्लैन का फेमस स्टार आर्टिफैक्ट है, मेरी एंशिएंट मेमोरीज के अंदर इसे रिफाइन करने का मेथड तो मौजूद है, लेकिन जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए इस स्टार आर्टिफैक्ट को बनाया जाता है वो अब इस दुनिया से विलुप्त हो चुका है, जिसे अब मैं तो क्या इस दुनिया में कोई भी इस स्टार आर्टिफैक्ट को रिफाइन नहीं कर सकता। यकीन नहीं हो रहा कि इस चियाओ के पास इतना ज्यादा खास टायर मौजूद है, आखिर इसके पास इतना ज्यादा खास टायर आया कहाँ से होगा। और यही सारी बातें वहाँ पे रेड बटरफ्लाई के मन में भी चल रही थी, जो देखकर तो ब्रदर चियाओ भी वहाँ पे समझ चुका था कि वो दोनों अपने अपने मन में क्या सोच रहे हैं। इसलिए ब्रदर चियाओ उन दोनों को ही वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, नहीं नहीं, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रियल स्टार आर्टिफैक्ट नहीं है, ये तो बस उसकी एक कॉपी है। और वैसे भी अगर ये रियल स्टार आर्टिफैक्ट होता तो मेरी तो कल्टीवेशन भी अभी उतनी ज्यादा हाई नहीं है कि मैं एक रियल स्टार आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकूं। पर भले ये एक डुप्लीकेट टायर है, लेकिन ये इस बड़े से वॉइड एरिया को पार करने में हमारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और ये कहते हुए ब्रदर चियाओ उन दोनों को लेकर अपने स्टार आर्टिफैक्ट के ऊपर आ गया था, जहाँ पे आते साथ ही ब्रदर चियाओ वहाँ पे रेड बटरफ्लाई से कहता है कि तुम यहाँ पे आराम से बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर सकती हो। और इसी के साथ वो वहाँ पे वांगलिन से मदद मांगते हुए कहता है, ब्रदर ज़ेंगली, अब तुम्हें आगे बढ़ने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स के मुताबिक इस वॉइड एरिया में काफी ज्यादा खतरा मौजूद है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे अपनी वर्निंग सोल्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी मदद से आगे का रास्ता देखने की कोशिश करो, ताकि हमें रास्ते में आने वाले खतरे का एहसास पहले से ही हो सके और हम उस खतरे से खुद को बचा सके। ब्रदर चियाओ का ये आइडिया वहाँ पे वांगलिन को भी काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिन ने जल्दी
से वहाँ पे अपनी सभी वर्निंग सोल्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया था, जो कि उन लोगों से 10 मील आगे तक का फासला बनाकर चल रही थी। और अपनी वर्निंग सोल्स की मदद से वांग लिन भी वहाँ पे बरदा चीहाओ को रास्ता बताने लगा था। पर अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से वांग लिन को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक से उसकी वर्निंग सोल्स को मारने की कोशिश कर रहा है। और ये खतरा इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे देखकर वांग लिन भी वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से बरदा चीहाओ को वहाँ पे वापस पलटने के लिए कह देता है। अब वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बरदा चीहाओ ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने स्टार आर्टिफैक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। और अभी वो लोग वहाँ से वापस ही पलटे थे कि तभी अचानक ही नीचे से वहाँ पे बड़े बड़े टेंटिकल्स की मदद से उनके ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है, जिनसे वो बहुत ही मुश्किल से बचते हुए निकल पाते हैं। और अगर वांग लिन ने सही समय वहाँ पे बरदा चीहाओ को डायरेक्शन चेंज करने के लिए ना कहा होता तो अब तक शायद वो तीनों अपनी जान गंवा चुके होते, जिसके लिए तो बरदा चीहाओ भी वहाँ पे वांग लिन का शुक्रिया अदा करने लगा था, क्योंकि उसकी वजह से ही वो तीनों वहाँ पे उस खतरनाक अटैक से बच पाए थे। जबकि रेड बटरफ्लाई तो वहाँ पे बड़े बड़े टेंटिकल्स को देखकर ही बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। और वो वहाँ पे बरदा चीहाओ से सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन वो इतना ज्यादा खतरनाक बीज था क्या? जिसपे बरदा चीहाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि उसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो वॉइड के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, जिसका पावर लेवल क्या है वो हमारे इमेजिन से भी बाहर है, और अगर वो चाहता तो यहाँ पे हमें पलक झपकते ही खत्म कर सकता था। अब बरदा चीहाओ की ये बात सुनकर वांग लिन उन्हें वहाँ पे उस खतरनाक बीस्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि इन खतरनाक बीस्ट को डिवॉइड के नाम से जाना जाता है, और असल में इस जगह का नाम वॉइड भी इन्हीं बीस्ट की वजह से रखा गया था, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक और बड़े होते हैं कि ये पूरे के पूरे एक जिंदा प्लेनेट तक को भी निकल सकते हैं। और पास्ट में तो ये भी कहा जाता था कि एंशिएंट समय में इन एंशिएंट वॉइड बीस्ट को खत्म करने के लिए 10-10 एंशिएंट गॉड्स की जरूरत पड़ती थी, तब जाकर वो एक वॉइड बीस्ट को मार पाते थे। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि वांग लिन को आखिर इस सब के बारे में कैसे पता? तो वांग लिन को ये सब एंशिएंट गॉड 2C की मेमोरी से पता चला था। आपको तो याद ही होगा कि एंशिएंट गॉड लैंड के अंदर वांग लिन एंशिएंट गॉड 2C की इनहेरिटेंस को हासिल कर चुका था, इसलिए एंशिएंट गॉड 2C की सारी मेमोरीज भी वांग लिन के पास आ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांग लिन उन दोनों को वहाँ पे वॉइड बीस्ट की शेप भी बताने लगा था कि वो बिल्कुल एक बर्ड की तरह दिखाई देता है। अब वांग लिन की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि बरदा चीहाओ वहाँ पे वांग लिन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, और वो वहाँ पे उसकी नॉलेज की तारीफ करते हुए कहने लगा था, बरदा ज़ेंगली तुम तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हो, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा नॉलेज होगा। लेकिन रेड बटरफ्लाई वहाँ पे बरदा चीहाओ से कहती है, चीहाओ तुम भी कितने ज्यादा सीधे हो, तुम ऐसे ही इतनी आसानी के साथ किसी की बातों के ऊपर यकीन कैसे कर सकते हो? ये बस हमें अपने पास से मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, और तुम हो के बस बेवकूफों की तरह इसकी हर एक बात के ऊपर यकीन करते चले जा रहे हो। रेड बटरफ्लाई की ये बात सुनकर वांग लिन कोल्टून में उसे जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो ना मानो, लेकिन यही सच है, ये वॉइड बीस्ट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये एक ही झटके के साथ हमें यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। पर अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से ही वांग लिन को वहाँ पे एहसास होता है कि उस वॉइड बीस्ट ने दोबारा से उसकी वर्निंग सोल्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खाना शुरू कर दिया है, और अगर वो वॉइड बीस्ट इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो बहुत ही जल्द वो वहाँ पे उनके करीब भी आ जाएगा। इसलिए वांग लिन जल्दी से वहाँ पे बरदा चीहाओ को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कहता है, और उसे वहाँ पे नॉर्थ में आगे बढ़ने के लिए कहने लगा था। पर अब तो बरदा चीहाओ को भी वांग लिन की ये सारी बातें झूठे लगने लगी थी, इसलिए वो वहाँ पे वांग लिन की ये बात सुनकर मना करते हुए कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे भटक जाएंगे, जो कि उस वॉइड बीस्ट का मुकाबला करने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अब बरदा चीहाओ की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वांग लिन जल्दी से अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालते हुए उनसे कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करना तो मत करो, पर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। और अभी क्योंकि वांग लिन के पास उन्हें वहाँ पे समझाने का भी समय नहीं था, तो इसलिए वांग लिन जल्दी से अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालते हुए अपनी वर्निंग सोल्स के साथ वहाँ पे बहुत ही तेजी से नॉर्थ की तरफ निकल जाता है, जो देखकर बरदा चीहाओ पीछे से ही वहाँ पे वांग लिन को आवाज देते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक वांग लिन वहाँ से काफी ज्यादा दूर निकल चुका था, जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे चीहाओ को रोकते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें उसे नहीं रोकना चाहिए, वो लड़का बिल्कुल झूठा था, जो कि अपने पास से कहानियां बनाते हुए हमें यहाँ पे डराने की कोशिश कर रहा था। पर अभी रेड बटरफ्लाई वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक से ही बरदा चीहाओ को वहाँ पे उस वॉइड एनर्जी का एहसास हो जाता है, जिसके बारे में वांग लिन ने उन्हें वहाँ पे बताया था। और ये देखते ही बरदा चीहाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो जल्दी से अपने स्टार आर्टिफैक्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे नॉर्थ की तरफ ही आगे बढ़ने लगा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे खुद को ही कोसते हुए कह रहा था, काश मैंने बरदा ज़ेंगली की बात को मान लिया होता तो अब हम लोग यहाँ पे इस मुसीबत में नहीं फंसते। और ऊपर से रेड बटरफ्लाई भी उसे वहाँ पे तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहने लगी थी। उसकी भी सारी हेकड़ी वहाँ पे निकल चुकी थी, लेकिन उस स्टार आर्टिफैक्ट की स्पीड भी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी कि चीहाओ उसे वहाँ
पे भगाते हुए खुद को वहाँ पे बचा पाता। इसलिए ब्रदर चियाओ भी वहाँ पे चिल्लाते हुए रेड बटरफ्लाई को कुछ करने के लिए कहने लगा था, जिससे मजबूर होकर रेड बटरफ्लाई भी अपने लाइफ सेविंग टायर को बाहर निकालकर वहाँ पे उसकी 2 और पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करवा दिया था। और इस ब्लास्ट ने उन्हें वहाँ पे काफी हद तक बचा भी लिया था, क्योंकि हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से उनका स्टार आर्टिफैक्ट वहाँ पे उस वॉइड एनर्जी से बाहर आ चुका था। लेकिन बाहर आने के बावजूद भी हम देखते हैं कि उनका स्टार आर्टिफैक्ट वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। पर अभी तक भी उनके सर के ऊपर आई हुई मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अचानक ही हम देखते हैं कि उस रेड वॉइड एनर्जी से खुद वही वॉइड बीस्ट निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि वंग लिन ने उन्हें वहाँ पे बताया था। और ऊपर से वो वॉइड बीस्ट अब वहाँ पे अपना मुंह खोलते हुए उन्हें वहाँ पे निकलने ही वाला था कि ये देखकर बेचारी रेड बटरफ्लाई को मजबूरन वहाँ पे अपनी लाइफ सेविंग टायर की कोर को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की ही वजह से उनका स्टार आर्टिफैक्ट वहाँ पे उस वॉइड बीस्ट के मुंह में जाने से बच गया था। हालांकि वो दोनों वहाँ पे अपनी जान तो बचा चुके थे, लेकिन रेड बटरफ्लाई को वहाँ पे अपनी लाइफ सेविंग टायर की कोर को इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था। उसके पास अपनी लाइफ सेविंग टायर की सिर्फ 5 ही कोर्स थी, जिनमें से एक का इस्तेमाल वो ऑलरेडी कर चुकी थी। और इस बात को उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि वो ऐसे ही अपने लाइफ सेविंग टायर को जाया होते हुए नहीं देख सकती थी। पर इस सब में उसकी अपनी ही गलती थी। अगर उसने यहाँ पे वंग लिन की बात को मान लिया होता तो उसका ये टायर भी यहाँ पे जाया नहीं होता। और सेम ये सब वहाँ पे ब्रदर चियाओ भी अपने मन में सोच रहा था। और इसी तरह से ब्रदर चियाओ अपने स्टार आर्टिफैक्ट को आगे बढ़ाते हुए वंग लिन के पास भी आ चुका था, जहाँ वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात के ऊपर यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब से तुम जो बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जो सुनकर वंग लिन भी उसे वहाँ पे माफ करते हुए एक बार फिर से उसे वहाँ पे आगे की डायरेक्शन दिखाने लगा था। पर अब ब्रदर चियाओ का स्टार आर्टिफैक्ट वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और उसका कोई भी भरोसा नहीं था कि वो कब उनका साथ छोड़ दे। लेकिन इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को वहाँ पे 10 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। और इन 10 दिनों में ब्रदर चियाओ और वंग लिन की काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। और 10 दिनों के लगातार सफर के बाद वंग लिन को वहाँ पे ये भी एहसास हो चुका था कि अभी स्टार आर्टिफैक्ट आगे बढ़ने में उनका और ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। लेकिन उन लोगों की किस्मत तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, क्योंकि अचानक से ही वंग लिन को वहाँ पे अपनी वर्निंग सोर्स की मदद से पता चलता है कि उनके सामने पर्पल रियल मेटल मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए रियल स्टार आर्टिफैक्ट को बनाया जा सकता था। और क्योंकि वंग लिन उसे वहाँ पे रिफाइन करने का भी मेथड जानता था, तो इसलिए वो जल्दी से ब्रदर चियाओ से कहता है कि तुम लोग यहीं पे मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आता हूँ। और ये कहकर वंग लिन जल्दी से वहाँ पे उसी रियल मटेरियल के पास जाते हुए उसे वहाँ पे छोटा करके अपने पास ही रख लेता है, जिसे लेने के बाद वो वहाँ पे वापस ब्रदर चियाओ के पास आ गया था। लेकिन जब वंग लिन वहाँ पे वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि ब्रदर चियाओ के साथ साथ रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे स्टार आर्टिफैक्ट से नीचे आ चुकी थी, क्योंकि अब वो स्टार आर्टिफैक्ट पूरी तरह से खराब हो चुका था। हालांकि वंग लिन वहाँ पे अपनी इंशेंट मेमोरीज का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक तो कर सकता था, लेकिन तभी अचानक ही ब्रदर चियाओ उसे वहाँ पे बताते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें स्टार आर्टिफैक्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी मंजिल के काफी ज्यादा करीब हैं और 3 दिनों के लगातार सफर के बाद हम आसानी के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। जिसके लिए वंग लिन और रेड बटरफ्लाई भी वहाँ पे मान जाते हैं और उसके बाद वो तीनों उड़कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन आगे बढ़ते हुए न जाने क्यों बार बार वंग लिन को वहाँ पे ये एहसास हो रहा था कि कोई यहाँ पे उनके ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए वंग लिन वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगा था। और इसी तरह 3 दिनों के लगातार सफर के बाद फाइनली वो लोग वहाँ पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जिस जगह के बारे में ब्रदर चियाओ के एंसेस्टर ने उसे बताया था। पर वहाँ पे पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो 3 फ्रेगमेंट्स आपस में ओवरलैप हो चुके हैं। हालांकि उन्हें 2 फ्रेगमेंट्स की लेयर तो दिखाई दे रही थी, लेकिन तीसरे फ्रेगमेंट की लेयर उन्हें वहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके चलते रेड बटरफ्लाई को तो वहाँ पे यही लग रहा था कि यहाँ पे बस 2 ही फ्रेगमेंट्स मौजूद है। इसलिए उसे वहाँ पे लगने लगा था कि वो ट्रेस वहाँ पे इस फ्रेगमेंट की सेकंड लेयर के अंदर मौजूद होंगे। और क्योंकि बाकियों को भी वहाँ पे सेम ऐसा ही लग रहा था, तो इसलिए वो तीनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ नीचे जाते हुए सेकंड लेयर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और उन लोगों के जाते साथ ही वो पागल दीवाना भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि अपनी बीवी टेंगर को याद करते हुए कह रहा था, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द काफी सारी सेलेस्टियल एनर्जी लेकर वापस लौटूंगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं, जो कि जैसे ही वहाँ पे सेकंड लेयर में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे जानने को मिलता है कि वहाँ पे तो कोई भी टायर मौजूद नहीं है, वहाँ पे सब कुछ गायब हो चुका था, वहाँ पे तो किसी टायर का नामो निशान ही नहीं था। जो देखकर तो रेड बटरफ्लाई ने वहाँ पे ब्रदर चियाओ के ऊपर ही भड़कना शुरू कर दिया था और गुस्से से वहाँ पे उससे कहने लगी थी, तो इसका मतलब है कि अब तक तुम यहाँ पे हमसे झूठ बोलते हुए आ रहे थे। लेकिन वंग लिन जिसे कहीं न कहीं चियाओ की बातों के ऊपर यकीन था, वो सीधा वहाँ पे नीचे आते हुए उस जगह को चेक करने लगा था। और साथ ही साथ वंग लिन वहाँ पे उन दोनों से भी यही कहने लगा था कि आपस में झगड़ने की बजाय तुम दोनों यहाँ पे जगह की तलाशी लो। जिसके चलते तो हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई को वहाँ पे एक बार फिर से वंग लिन के ऊपर गुस्सा आने लगा था, पर वो वहाँ पे गुस्से से वंग लिन से कुछ भी कह पाती उससे पहले ब्रदर चियाओ उन दोनों को वहाँ पे एक बार फिर से शांत करवाते हुए रेड बटरफ्लाई से कहता है, तुम दोनों मेरी वजह से झगड़ो मत, मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी ही लापरवाही की वजह से
से हो रहा है, जिस पे रेड बटरफ्लाई तो वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चलाते हुए उससे कहती है, क्या मतलब है लापरवाही, तुम जानते भी हो तुम क्या बक रहे हो, और क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ तक आने में मैंने अपना कितना ज्यादा कीमती टायर खो दिया, और अब तुम यहाँ पे लाने के बाद मुझसे ऐसे ही माफी मांग रहे हो। बताओ मुझे कि आखिर तुम मेरे उस कीमती टायर की भरपाई कैसे करोगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन तो वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे फ्रेगमेंट को ही वहाँ पे सर्च करने लगा था। जबकि चियाओ वहाँ पे रेड बटरफ्लाई से एक बार फिर से माफी मांगते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि हम लोग तुम्हारे उस टायर की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा ट्रोल क्लैन जितना ज्यादा हो सकेगा तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी ब्रदर चियाओ वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी वांग लिन उसे वहाँ पे आवाज देते हुए कहता है, चियाओ मेरे पास आओ, मुझे लगता है यहाँ पे एक तीसरा लेयर भी मौजूद है जिसे जरूर से यहाँ पे सबकी नजरों से छुपा के रखा गया होगा, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो उस लेयर का दरवाजा इसी पानी के नीचे मौजूद है। अब वांग लिन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो दोनों भी जल्दी से वहाँ पे वांग लिन के पास आ जाते हैं, जहाँ अभी तक वांग लिन वहाँ पे पानी के अंदर उस दरवाजे को तलाश कर ही रहा था कि तभी अचानक से ही वांग लिन को वहाँ पे अपने ऊपर एक अटैक आते हुए दिखाई देता है, जिसे वांग लिन ने जल्दी से वहाँ पे मूव करते हुए डॉज कर दिया था। हालांकि उसके दोनों साथी भी वहाँ पे किसी तरह से उस अटैक को डॉज तो कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों को वहाँ पे थोड़ी बहुत तो इंटरनल इंजरीज हो जाती है, और जब वो तीनों वहाँ पे पलटकर उस अटैक की दिशा की तरफ देखते हैं तो उन तीनों को वहाँ पे वही पागल दीवाना दिखाई देता है, जिसे देखते ही ब्रदर चियाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो 5 एलिमेंटल क्लैन का जाओ जी है। और ब्रदर चियाओ के ऐसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।